अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी धमकियों और जंगी सूरत हाल के हवाले से। तो नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त सफारती राबते मुनक़ता हो गए हैं, जिसके बाद मुमकिन फ़ौजी तसादुम के खदशात शदीद हो गए। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स ने मगरबी फ़ौजी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तमाम इशारे ईरान पर अनकरीब हमले की जानिब हैं और ये कार्रवाई आइंदा 24 घंटों में भी हो सकती है। अमेरिकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। दूसरी जानिब इस्राईली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया और शिमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर्स खोलने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएंगे तेहरान ने अमरीकी धमकियों का दो टूक जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया कि अगर अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर ईरानी हुकाम ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और तुर्की समेत मशरिक़ वस्ता के अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को पैगाम दिया है। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि साबिक सफ़ीर जी.आर. बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक पहुँच चुकी है। इस सूरत हाल में खित्ते के लिए सबसे बड़ा ख़तरा आप क्या देख रहे हैं? और अमरीकी फ़ौजियों का कतर के अल अदीद एयरबेस से इनखला और इसराइल में जो दिफाई तैयारियाँ हम होते हुए देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमला करीब? जी, बहुत शुक्रिया शहरबानो, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि हमारे नेबरहुड में, जहां हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है और संजीदा बात भी है कि हमारे एक थर्ड नेबर में, जिसमें दो में हमारा पहले ही कंफर्ट लेवल नहीं है, अफगानिस्तान, इंडिया, और यहाँ पर एक सुपर पावर ज़ाहिर है एक ऐसा मिलिट्री एक्शन करे जो ऑलमोस्ट 7 महीने बाद दोबारा होने जा रहा है। डिस्टेबलाइजेशन बहुत होने के चांसेस हैं, ख़ासतौर पर क्योंकि ये इसराइल बैक कर रहा है इसको। इस वक्त अमेरिका की अपनी पोजीशन उस तरह मॉरल हाई ग्राउंड्स पर उस तरह नहीं है कि नेटो के मुखालिफ वो चल रहे हैं। ग्रीनलैंड पे इख्तलाफात हैं, वेनेजुएला पे उनके इख्तलाफात हैं, रूस के साथ, चीन के साथ, हिंदुस्तान के साथ, इन तमाम मुल्कों के इख्तलाफात होने के बाद सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ एक इसराइल ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को, जिसको कहते हैं, इनकरेज कर रहा है कि शायद ये एक ऐसा मुल्क है ईरान जिसको एक धक्का मारेंगे तो शायद वो गिर जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ ईरान को या जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं देख पाया हूँ कि अब उस तरह की डिस्टेबलाइजेशन है नहीं जिसको वो रीजन बनाना चाहते थे, या एक जिसको कहते हैं ना कैसेस ब्लाय करना चाह रहे थे, एक फेस पे एक रीजन बनाकर हमला करना चाहते थे, वो रही नहीं। अब मुजाहरे उस तरह नहीं हो रहे, उस तरह का अनरेस्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बिल्ड किया गया था एक एनवायरनमेंट, इजराइल अभी भी पुश करना चाह रहा है अमेरिका को कि फ्रंट फेस पर अमेरिका रहे, इजराइल सामने ना आए, और पूरे खित्ते को जाहिर है इंस्टेबिलिटी की तरफ झोंक दिया जाएगा। हमें ये देखना होता है कि अमेरिका की इतने ज्यादा फुटप्रिंट है इस पूरे एरिया के अंदर। जाहिर है फिर ईरान, अगर जरूरी नहीं है कि वो इसराइल पर ही हमला करे, वो जब हिट बैक करेगा तो एस्केलेशन और बढ़ेगी। एक अना होती है सुपर पावर की, फिर वो एक्शन में आएगी, तो ये नेवर एंडिंग साइकिल एक ऐसा शुरू हो जाता है जो एक बहुत खतरनाक होगा ओवरऑल रीजनल भी और ग्लोबल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी। ठीक है जी.आर. बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अमेरिका की मुमकिन फ़ौजी कार्रवाइयों के खदशात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है और क्लियर है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, खत्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आपके ख्याल में वाशिंगटन इस जारहाना रवैये की तरफ क्यों आगे बढ़ा है? और ईरान ने खत्ते में मौजूदा अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी भी दी है। तो ऐसी सूरत हाल में आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा आप क्या देख रहे हैं? जी, थैंक यू। पहली बात तो ये कि मैं थोड़ी सी असेसमेंट जो मेरी नज़र में है जी, वो लगता है कि ट्रम्प इज स्केलिंग डाउन, क्योंकि उसने जो लास्ट उसकी स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी, जो देखी थी उसकी, कि उसने कहा कि भाई बिकॉज ऑफ मी, अपना क्रेडिट तो देता है वो हमेशा, दैट इज हाउ ही इज, कि बिकॉज ऑफ माय स्टेटमेंट्स, बिकॉज ऑफ माय थ्रेट सो कॉल्ड, वहां पे द किलिंग्स हैव बीन स्टॉप्ड, कि किलिंग वहां खत्म हो चुके हैं, हैंगिंग नहीं हो रही है। तो नंबर 1। नंबर 2, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया है, आई थिंक ट्वाइस उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि, बल्कि उसमें फॉक्स न्यूज के साथ उसका था कि देयर विल बी नो हैंगिंग एंड देयर विल बी नो हैंगिंग टुडे और टुमारो। इट मींस जो कंडीशन लगाई थी उन्होंने कि जी आप हैंगिंग नहीं करेंगे, वो किसी हद तक लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। कम से कम ये दो मैसेजेस ये कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये कहने के बाद मुझे जो खतरा अगर है तो वो इजराइल से है, क्योंकि इजराइल मैं समझता हूं कि इस वक्त देख रहा है कि ये सबसे अच्छा मौका है
जो उनकी नज़र में जो इस वक्त का तेहरान में रिजीम है वो अपने वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है तारीख के हिसाब से अपने इनकलाब के। दैट इज़ फॉर श्योर 1979 के इनकलाब के बाद ये अंदरूनी तौर पे भी और खारजी तौर के ऊपर भी, बैरूनी तौर के ऊपर भी काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में है। बैरूनी इसलिए कि वो तमाम प्रॉक्सीज जो है न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। सीरिया में जो बड़ा रिजीम था इसकी सपोर्ट का वो ख़त्म हो चुका है। इराक की भी बहुत सारी जो थी वो खत्म हो चुके हैं। हुतीस भी एक एग्रीमेंट कर चुके हैं अमेरिका के साथ कि हम नहीं कुछ करेंगे। और अंदरूनी खलफशार जो है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन इतनी कमजोर गंभीर हो गई है उनकी कि अब वो कैसे इसको टर्न अराउंड करेंगे और लोगों की तवक्कुआत पे उतरेंगे। तो बहुत चैलेंजेस बहुत बड़े हैं उनके, लेकिन खतरे की घंटी एक जगह बज भी रही है, साथ साथ एक इशारे भी मिल रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये कुछ बईद नहीं कि ये जो स्टेटमेंट है कि नहीं वी हैव सीन इट, कुछ नहीं हो रहा और वो चुपके से हमला कर दें, जिस तरह हमने पहले देखा ठीक कि ईरान के साथ बातचीत चल रही थी वो न्यूक्लियर के ऊपर, 5वां राउंड होने वाला था एंड देयर वी सी कि वो हो गया था हमला उनके तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अंदर। लिहाजा खतरा मौजूद है, बिल्कुल खतरा मौजूद है। बलोच साहब आपका पॉइंट पहुंच गया मेरे तक। खालिद चिश्ती साहब आपके जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि जंगी सूरत हाल तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अपने लोगों को कहा जा रहा है कि आप इनखला करें यहाँ से कैसे भी करके ज़मीनी तौर पर भी, और उसके अलावा हम दीगर ममालिक भी देख रहे हैं कि वो अपने जितने भी लोग हैं उनको वापस बुला रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने को भी बंद करने का कहा गया है। ऐसी सूरत में ये ट्रंप करने क्या जा रहा है? एक तरफ अमन अवार्ड की बातें की जा रही हैं कि मुझे अमन नोबेल इनाम मिलना चाहिए, दूसरी जानब हम देखते हैं कि पहले वेनेजुएला के साथ फिर ग्रीनलैंड की बातें की गई और अब ईरान पर जिस चीज़ को जवाब बनाया जा रहा था, जैसे कि जिया बलोच साहब भी कह रहे थे कि कहा यह जा रहा था कि फ़लाँ शख्स जो है और ये फांसियाँ दी जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो इस पर हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उनका खुद बयान आया है कि ऐसा नहीं है और फांसियाँ देना का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है। तो आखिर वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, अफसोसनाक बात यह है कि ईरान में 3 डायमेंशनल अनरेस्ट कह लें या एक जो रीजनिंग दी जा रही है वो 3 डायमेंशनल है। एक तो जाहिर है इंटरनल इंस्टेबिलिटी इस वजह से है, जो इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसकी वजह से कह लें गुर्बत है या कह लें कि उनकी पावर नहीं रही उनकी करेंसी में डॉलर की निस्बत, महंगाई बहुत है, जॉबलेसनेस बहुत हैं, ऑयल उस तरह एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही इसलिए उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। ये इंटरनल जो रियलिटी है नंबर 1। नंबर 2, इंस्टिगेट किया जा रहा है, आपने देखा होगा उनके एजेंट्स को जो उनके एंटी गवर्नमेंट हैं, रजा शाह पहलवी के बेटे को सामने लाया गया एज ए फिगर हेड, लेकिन वो भी काम इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी पिछली 47 सालों से वो मुल्क से बाहर हैं। 19 साल के थे जब वो मुल्क छोड़कर गए थे, उनकी कोई सक्सेशन यहाँ नजर नहीं आई, कोई उनकी लीडरशिप नजर नहीं आई, उनकी रिप्रेजेंटेशन पिछले 47 सालों में ईरान में नजर नहीं आई। ऑप्टिक्स के तौर पर उनका फेस लाया गया। मेरा ख्याल है कि जो मुजाहिरे कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि हम इनको लाना भी चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। तो ये एक मैं कह रहा हूं कि अपने लोगों के थ्रू या फंडिंग करके या इनको ट्रिगर करके अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की। अब तीसरा, क्योंकि मीडिया तकरीबन वेस्ट और अमेरिका और यूरोप के हाथ में ज्यादा है, तो आपने देखा उनकी पॉजिटिव खबरें कुछ भी नहीं आ रही, जबकि हर रोज एक नेगेटिव खबर चाहे इल इन्फॉर्म हो या मिसलीडिंग हो वो ऐसे की जाती हैं जिससे आप दूसरे मुल्क की विल टू फाइट तोड़ते हैं। एक हफ्ता पहले आप 6 दिन शायद पहले हो गया था जी, आयतुल्लाह मुल्क छोड़कर रूस फरार होने वाले हैं, जो कि बाद में जहाज तैयार हो गया, रूस पनाह की दरखास्त दे दी। मतलब इस तरह के ऐसे लग रहे थे विल टू फाइट लोगों की खत्म की जाती है, जिससे कहा जाता है कि आप में ना तो कैपेसिटी है आपकी, और अगर कैपेसिटी है तो आप में हौसला नहीं होना चाहिए। बेसिकली हारना विल ने होता है पहले। तो ये 3 डायमेंशन हो रहा है, एक फिजिकल है, एक एक्सटर्नल है और दूसरा जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल है वो है। लेकिन हमने ये देखना होगा कि आया अनरेस्ट इस लेवल की है और इतने मफादात अमेरिका के हर्ट हो रहे हैं कि उनका हमला जायज बनता है। और बस बदकिस्मती ये है कि जायज ना जायज तो देखा ही नहीं जा रहा। कुछ अरसा पहले 4 महीने पहले उन्होंने कहा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि हम बगराम एयरबेस चाहते हैं अफगानिस्तान से, वो हमारा हो गया उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। फिर उन्होंने कहा कि हमने वेनेजुएला पे ये कर देना है, वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। अब उन्होंने कहा ग्रीनलैंड हमें पसंद है, हमें ये अपने डिफेंस के लिए चाहिए। तो आई डोंट नो, एक जनरल हुआ करते थे थुसिडिस, ये एथेंस के थे 2500 साल पहले। इन्होंने मिलिट्री पावर को डॉक्यूमेंट किया था और उन्होंने अंग्रेजी में कहा था द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट ही शुड और मस्ट।
जिसका मतलब ये है कि जो ताकतवर, मैं समझ रहा था कि मैंने जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वॉर गेमिंग सारी पढ़ाई, वो 2500 साल पुरानी, तो ये रेलेवेंट नहीं है। सही। और अब मुझे लग रहा है कि हमने शायद गलत पढ़ाई कि वो तो रेलेवेंट है। इसका मतलब माइट इज राइट बचपन से सुनते आ रहे थे, हमें अब समझ आइए कि माइट इज राइट का मतलब ऐसा है। ही। और वो जनरल दूसरे 2500 साल पहले कह गए थे कि ताकतवर वो करेगा जो वो कर सकता है, और गरीब को वो सफर या बर्दाश्त करना है जो उसको करना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क पर वो नजर रखना चाहते हैं, आंख उठाते हैं, वो नेटो की यूनिटी नहीं देखते, वो रशिया का नहीं देख रहे कि लिहाज इंटरनेशनल वैल्यूज को नहीं देखते, बिल्कुल। किसी अपने मुल्क की लिमिटेशन नहीं देखते, मेरे कर गुजरने है, का कह वो, रहे हैं। तो ये ये बड़ा अफसोसनाक बात है। अल्लाह अफसोसनाक करे सूरत हाल है। जी प्रिवेल बलोच करे। साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हमने देखा कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक ने अमेरिका को ईरान पर हमले से बाज रहने की वार्निंग दी है। आप क्या समझते हैं कि ये अरब ममालिक किसी हद तक अमरीकी कार्रवाई को रोक सकते हैं, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो क्या है? हम, ये तो हकीकत है कि हम जो हैं अब वो इस बात पे अमन की बात करते हैं और ईरान के साथ हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन ऐसी सूरत में जब अगर ये हमला हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, ये सवालात ऐसे गंभीर हैं जिनका इनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा बड़ा वाज़ेह है कि हम किसी भी मुल्क के अंदर किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत की मुखालिफत करते हैं। उसूली तौर पर हम उसके मुखालिफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी किस्म की भी अनस्टेबिलिटी जो है वो न सिर्फ कि अमन का खतरा उस मुल्क के लिए है, लेकिन इस खित्ते के लिए जिसमें हम भी शामिल हैं। इससे ऑयल की जो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, या जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएंगे, और फिर ये आग कहाँ जाके ठहरेगी हमें कुछ पता नहीं। अभी तक जो नजर आया है कि जो भी मिशंस थे, अनफॉर्चुनेटली यूएस के, इराक में देखें, लबनान में देखें, सीरिया में देखें, 10 साल 20 साल हो गए, अभी तक वो आग भड़क रही है। तो अगर खुदा न खास्ता इस बम्बार्डमेंट से आग भड़कती है और ईरान भी रिटेरिएट करता है, और देयर इज अ काउंटर अटैक बाय द वेस्टर्न लाइक कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका और इजराइल, तो उससे तो मजीद और हालात खराब हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया जी बलोच साहब कि अगर ऐसा होता है तो ये हालात इंतहाई खतरनाक हो जाएंगे, फिर ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा कि मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साबिक सफीर साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुतासरा ममालिक के शहरी अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता सियाहती, कारोबारी और तालीमी वीज़े पर पाबंदी नहीं होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि तारिकीन वतन को माली तौर पर खुद कफील होना चाहिए और अमरीकियों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हैरानकुन बात यह है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है, जबकि इंडिया इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। हालांकि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाइट हाउस में मुलाकातें भी हुई और सरमायाकारी और ताउन की बातें हम सब करते रहे, और हम देखते रहे कि बड़ी बड़ी बातें सामने थी। लेकिन अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भारत कहीं पर भी नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, वही सवाल मैं करूँगी आपसे कि हम मीडिया पर आकर बहुत खुश थे और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की और हमारे अफसरान की, लेकिन अब जो ये वीज़ा पॉलिसी के मामलात आए हैं, पाकिस्तान का नाम जो है 57 ममालिक में सर फहरिस्त है, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है। ये इसके पीछे क्या वजूहात है, या फिर जो हम खुश हो रहे थे वो खुशी नहीं थी? देखें, उस मीडिया में आप अपने प्रोग्राम को, अपनी टीम को और मुझे ना शामिल करें। हम तो पहले दिन से, और आप भी इस बात के बिल्कुल साथ, आपके सवाल भी इस चीज से जुड़े होते थे कि ये बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशन है ऐसे। और हमें बिल्कुल भी जो है इस चीज को अपनी जिंदगी का महवर नहीं बनाना चाहिए कि ट्रंप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कल कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने तो बारहा इस प्रोग्राम के तवसत से ये बात की है। लेकिन जो सवाल है आपका उसमें ये है कि कंपैरिजन टू इंडिया, कि इंडिया का नाम क्यों नहीं है। इंडिया के BH-12 कोई वीजा, उस पे ऑलरेडी पाबंदी लग गई हुई है। तो इंडिया के अंदर से ना तो स्टूडेंट वीजा जो है वो अभी फिलहाल लग रहा है, ना वर्क परमिट मिल रहे हैं, और अजाइलम और दूसरा जो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इंडिया इसलिए उस लिस्ट में नहीं है।
बाकी इस लिस्ट में बहुत से ममालिक हैं, तो इसमें भी हमें ओवरवेल्म होके पाकिस्तान को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए कि ओहो ट्रंप जो है उन्होंने पाकिस्तान को बीच में डाल दिया। नहीं, ये उनकी एक बड़ी पुरानी गेम है। वो इस चीज के ऊपर वोट लेके आए हुए हैं और इस चीज के ऊपर उनकी बड़ी विसरल नफरत है, जिनको वो एलियंस कहते हैं, कि ये हमारे मुल्क के अंदर नहीं आने चाहिए। और इसकी जस्टिफिकेशन और लॉजिक वो ये देते हैं कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो वाया एनजीओज इलीगल एलियंस को लेके आते हैं, जिनमें से ज़हनी मरीज और क्रिमिनल्स शामिल होते हैं, जिनकी एक वायरल वीडियो भी आपने देखी होगी। ट्रंप ने कहा कि दे ईट कैट्स एंड डॉग्स और दे आर क्रिमिनल्स एंड दे आर साइकोपैथ्स एंड सोशियोपैथ्स। तो यहाँ तक उनके बारे में कहा जा चुके हैं कि वो कुत्ते बिल्लियां खाने वाले लोग हैं और हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क साजिशों के तहत ज़हनी मरीज भेज देते हैं। तो लाइटर नोट को एक साइड पे रखते हुए उनका ये कहना है कि जितने जो इनके न्योकॉन्स और ग्लोबलिस्ट हैं वो इनका वोट बैंक कम करने के लिए, क्योंकि इनका वोट बैंक प्राइमरीली वाइट और जो अमेरिका फर्स्ट और मागा क्राउड है, जिनके अंदर एथनिक सुप्रीमेसी है, सफेद और सिर्फ अमेरिका सफेद लोगों का है, तो मेरा वोट बैंक खराब होता है जब आप यहाँ पे रंग बिरंगे लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर ले आते हैं, और वो भी लीगल इमिग्रेशन के थ्रू तो ठीक ही है, इलीगल इमिग्रेशन जिसमें शामिल हो जाती हैं इवन बहुत से रिपब्लिकन जो हैं वो पुराने जिनके पास ओहदे भी रहे हैं, उनकी एनजीओज हैं, जिन एनजीओज के तहत वो वहां से अजाइलम सीकर्स को ले आते हैं, बच्चों को ले आते हैं, औरतों को ले आते हैं और फिर भर भर के यहाँ पर उनको लीगल स्टेटस देते हैं, जिससे ट्रंप का वोट बैंक खराब होता है। और ट्रंप ने इस पे बड़ी डिबेट की है कि पता नहीं कितनी स्टेट्स में मेरे साथ ये हुआ है, और अब उनका आइस का आप रिसेंटली देख लें तो इसके दो एंगल हैं। एक तो ये कि इनका पुराना एक जो मंशूर है कि हमने यहाँ पर अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों का और खास तौर पे सफेद का है, और जितने बाकी लोग आ गए हैं मजीद हमने नहीं आने देने। और दूसरी जो उन्होंने आइस उनकी जो इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेशन फोर्स है, उसने रिसेंटली एक खातून की जो असैसिनेशन पॉइंट ब्लैंक पे उसका मर्डर कर दिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कि ये फोर्स भी जस्टिफाइड है, वो कत्ल भी जस्टिफाइड था, और ये जो हमारे पास एक इन्फ्लक्स है ऐसे लोगों का जो हमें पसंद नहीं है, हम इन्हें चाहते नहीं है, तो ये हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अब उनको ये लगा कि शायद वेनेजुएला में क्योंकि अब अनरेस्ट स्टार्ट हो गया है, मलेशिया सड़कों पे है, वेनेजुएलन गवर्नमेंट को कह दिया गया है, इवन अमेरिकन एम्बेसी ने कह दिया एम्बेसी खाली कर दें, अमेरिकी वहां से निकल आए। तो और ईरान जो है वो कह रहा है कि जी मेरी एयर स्पेस जो है और गल्फ में से भी अमेरिकियों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये इसका दूसरा देखने का एंगल ये हो सकता है कि अब उनको ये लग रहा है कि अब चूंकि हम और जंगें शुरू करने लगे हैं और केओस और अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इन मेरी मुखालिफ अपोजिशन पार्टी के जो एक फ्रेमवर्क है ह्यूमैनिटेरियन यूनाइटेड नेशन के चार्टर में या इनकी अपनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये और लोग ले आएंगे। तो मैं इसके ऊपर एक पॉज लगाता हूँ, और ये पॉज है अनसर्टन पीरियड के लिए। तो इसमें ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी जानिब से उठाया गया। डॉक्टर साहिबा, इस पाबंदी के असरात आप क्या समझती हैं? क्या पाकिस्तानी मईशत पर, सरमायाकारी पर पड़ेंगे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बड़ा इत्तेमाद से लोगों को कहा है कि वीज़े की जो पॉलिसी सामने आई बहाल कर दी जाएगी, लेकिन थोड़े अरसे तक। तो क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इस पे पॉज है। इस पे ये नहीं है कि उन्होंने बैन कर दी है। बैन करके अमेरिका जो है, चाहे वो जितना भी कह ले, उनकी बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री और मार्केट जो है उसके लिए जरूरत होती है लोगों की। उनकी यूनिवर्सिटियां नहीं चल सकती स्टूडेंट्स के पैसों के बगैर। बहुत बड़ा एक इन्फ्लक्स है वहां पे स्टूडेंट्स का और पैसे देकर जाने वाले पढ़ने वाले लोगों का। तो दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह से, खास तौर पे ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इनकी तो बेस ही इस चीज पे बनी हुई है कि इनके अंदर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें खास तौर पे क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, वेटर्स, कुक्स, इनको ये ढेर चाहिए होते हैं। ये ज्यादा अरसे तक नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल उसको पॉज जरूर कर दिया है। उसमें मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें आ रही हैं। एक ये कि कहीं वेनेजुएला से दोबारा जो है वो ढेर लोग ना आने शुरू हो जाएं, और दूसरा ये कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक सिविलियन, हमारे पास वक्त कम है, खड़ी हुई औरत को मुस्तकबिल में आप क्या देख रही हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी या फिर इस तरह की पाबंदियां मजीद सामने आएंगी? नहीं, पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि अमेरिका ने अपनी स्टडी वीजा जो है वो ऑलरेडी बहुत टफ कर दिया हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट्स इस दफा जो है वो यूरोप की तरफ ज्यादा गए हैं, यही इंडिया की तरफ से भी हुआ है। तो इससे ना तो कारोबार करने वाले करते हैं, किसी को वहां रहने वाले को तो नहीं निकाला जा रहा ना कारोबार को खत्म किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मैं या आप
आज हम जाके विजिट वीजा अप्लाई करते हैं या वर्क वीजा या कोई जो ब्लड रिलेशन वीजा, तो हमें वीजा नहीं मिलेगा, हमें अप्लाई ही नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि ये पॉज खत्म नहीं होता। ये सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसमें कारोबार पे क्या फर्क पड़ना है? हमारे तो ऑलरेडी कारोबार नहीं है वहां पे, और जिनके हैं उनके पास वीजाज भी हैं, उनके पास कनेक्शन भी हैं, उनके पास तो पहले से नेशनैलिटीज मौजूद है। बहुत जबरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी। इस गुफ्तगू करी थी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा हो गया। सिर्फ 10 दिन के अंदर हम देखते हैं कि फी मन जो कीमत है 3,700 रुपये से बढ़कर 4,400 रुपये तक जा पहुंची है, यानी 700 रुपये फी मन गंदम महंगी हो चुकी है। रावलपिंडी में ये रेट 4,800 रुपये फी मन तक पहुंच गया है, जबकि लाहौर में गंदम का रेट 4,450 रुपये फी मन रिकॉर्ड किया गया है। गुजरावाला गुजरात में रेट 4,500 रुपये, जबकि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में भी 4,400 रुपये तक। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, गंदम की कीमत भी बढ़ चुकी है, हम देख रहे हैं, उसके बावजूद जो आटा है वो दस्तयाब नहीं हो रहा आम आवाम को, इसकी क्या वजह है? और हम देखते हैं कि सरकारी गोदामों से भी गंदम की बोरियां चोरी हो रही हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शुक्रिया शहरबानो आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये हुकूमती पॉलिसियों का शाखसाना है। शहरबानो, आपके ही प्रोग्राम में मुझे याद है कि जब गंदम निकल रही थी तो आपने हमसे पूछा था, और वो रिकॉर्ड पर है कि हमने कहा था कि जब ये किसान से गंदम खरीद ली जाएगी और चंद मखसूस हाथों में चली जाएगी तो उस वक्त फिर हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहेगा। हमसे गंदम इन्होंने, आपको याद होगा, 1,800 और 2,000 रुपए में ली, और चाहिए तो ये था कि हमारे पाकिस्तानियों को 2,500 रुपए में मिलनी चाहिए थी। आज आपका मीडिया जो कोयटा का बता रहा था कि 5,200 रुपए में आटा मिल रहा है। आपने अभी अपनी इंट्रो में बताया कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है 44-4500 रुपए रेट बढ़ गया है। गुजारिश ये है कि जब आपके फैसले इस तरह के होंगे कि आप जो है, आपने कहा इसे डीरेगुलेट कर दिया है, तो फिर आपने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया, और हमने उस वक्त कहा था कि आप इसे या डीरेगुलेट कीजिए या ना कीजिए। इन्होंने क्या किया कि डीरेगुलेट का ऐलान तो कर दिया, मगर उस पर एक पाबंदी लगा दी, जिसकी बुनियाद पे जो गंदम है उसका रेट ना किसान को मिल सका, और 2,200 अरब रुपए हमारी जेबों से निकाल लिया गया। फिर ये गंदम चली गई मखसूस हाथों में, स्टॉक करने वालों की, माफियाज के हाथ में चली गई। आज फ्लोट मिल्स वाले भी जो है वो आप देख रही हैं कि पीट रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत सोचे इस बात पे कि जो उसने फैसला किया था, जो हुकूमत ने किसानों के मुआशी कत्ल किया था, किसानों की मुश्किलात में इजाफा हुआ गंदम की रेट न मिलने की वजह से, तो आज फायदा किसने उठाया? ठीक, तो ये तो बड़ा एक सवालिया निशान है कि हुकूमत के अंदर, यानी बुखारी साहब, ये जो सारे मामलात हैं अभी तक जो आपका ये कहना है कि ये सारा कसूर जो है हुकूमत की जानिब से है, हुकूमत की पॉलिसीज जो है ना वो बेहतरीन नहीं है, उसकी वजह से ये सारी मुश्किलात सामने आ रही हैं। अच्छा, एक और मामला, गन्ने का सीजन है, हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमतों में कमी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहात है? जी शहरबानो, ये बुनियादी तौर पर देखें, ये मुनसिफ भी खुद है, ये मुदाई भी खुद है, यानी मिल्स भी इनकी है, पॉलिसीज भी ये बनाते हैं, हुकूमत भी इनकी है। तो फिर क्या वो होना है? किसान से तो सस्ता गन्ना इस वक्त लिया जा रहा है और किसान को बुरी तरह कुचला जा रहा है। किसान से 3 साल पहले जो रेट था 400 सवा 400 रुपए, किसान को वो रेट दिया जा रहा है, फिर कटौती अलहदा की जा रही है, वजन में कमी अलहदा की जा रही है। मैं समझता हूं कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। आप देखें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सदर पाकिस्तान को, आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मुराद अली शाह की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे जिले रहीम यार खान के साथ जो हमारे जिले का गन्ना है वो 40% के लगभग जो है वो सिंध में जाता है और वहां गुनाह बना दिया गया। वहां पे एक शुगर मिल है, अलायंस शुगर मिल, उसको बंद किया गया और फिर वो मिल हाईकोर्ट, सिंध हाईकोर्ट में गई। सिंध हाईकोर्ट ने
जो कहा कि भी इनमें मुदाखलत ना कीजिए, और आज भी वहां पे पुलिस खड़ी है सड़कों पे। आप अंदाजा लगाएं कि क्या क्या ये हुकूमतें हैं और क्या ये कानून है, और मर किसान रहा इस सर्दी के अंदर, वो वहां ट्रॉलियां लेके जाते हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, वन लाइनर हमें ये बताएं कि इन मामलात को हल करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारे पास वक्त बड़ा कम है जी। इसके लिए हुकूमत को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए 2025 हमारे लिए अजाब रुत बन के गुजरा है। ना आलू का रेट मिला हमें, ना गंदम का रेट मिला हमें, ना कॉटन का रेट मिला हमें, ना प्याज का रेट मिला, ना गोभी का, ना भिंडी का, ना किसी चीज का नहीं, ना मूंजी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने, देखे आलू वाले रो रहे हैं कि बॉर्डर बंद किया अफगानिस्तान का सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है बंद कीजिए, मगर आपको चाहिए कि आप बाहर बुखारी साहब, आपका पॉइंट जो है ना वो हम तक आ चुका है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मजीद जो है ना इस्लाहात लेकर आए ताकि जितने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और आवाम की मुश्किलात में भी ना आसानी हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद महमूद बुखारी, इस मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान में अद्वियात और तिब्बी आलात की बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप के मुताबिक इस शोबे की बरामदात में 34% इजाफा हुआ है, जो कि खुशाइन बात है। ड्रैप का कहना है कि ये इजाफा मंजूरी और रजिस्ट्रेशन के अमल से सामने आया है। अब ये जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब सदर लाइव ड्रग फॉर्म्स एसोसिएशन नूर महर साहब। वेलकम करते हैं नूर महर साहब। ये बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि 34% जो है अद्वियात की बरामदात में इजाफा हुआ है, इसमें कितनी हकीकत है? देखें, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मेडिकल डिवाइसेस जो है ना वो तकरीबन 90% जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, तिब्बी आलात जिसे हम कहते हैं। और पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे जो ड्रग अथॉरिटी है उसने सिस्टम ऑनलाइन बनाया है, उसका कुछ ना कुछ तो थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। कुछ जो ऑनलाइन एनओसीज दे रही है कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि ख़ास तौर पे कुछ कंट्रीज़ में अभी क्योंकि रेगुलेट जो है खासतौर हर्बल आयुर्वेदिक यूनानी इस तरह की प्रोडक्ट्स में इजाफा हुआ है और एलोपैथिक अद्वियात की एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हुकूमत को जो है ना कुछ मैं समझता हूँ मज़ीद होश के नाखून लेने चाहिए। अद्वियात की कीमतें डी कंट्रोल करने की वजह से पाकिस्तान में क्योंकि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है और जो डॉक्टर्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है ना उनको धड़ाधड़ पैसे देती हैं। पहले जो एक कानून था वो इसकी बड़ी जो है बेरहमी के अंदाज में अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है खुल के डॉक्टरों पे पैसे लगाती हैं और वो उनके मुसलसल ब्रांड लिखती हैं। एक तो ये है, और सर्जिकल आलात जो है पाकिस्तान में, अब सिर्फ एक सिरिंज की मिसाल दूंगा, सर्जिकल आलात जो हैं मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो तकरीबन 10,000 किस्म के हैं और पाकिस्तान जो है 90% जो है इंपोर्ट कर रहा है। इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे KPK में गदूना मज़ई में 6 यूनिट हैं जो बना रहे हैं और कराची में अभी कुछ और इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, लाहौर में एक आध हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना, आप देखें पाकिस्तान जो है सालाना खासतौर महाना जो है 8 करोड़ सिरिंज चाहिए होती है। पाकिस्तान कितनी बनाता है? 20% जो है लोकल बन रही है और 80% जो है इंपोर्ट हो रही है और बाकी कनोला खास तौर पे यूरिन बैग। नूर महर साहब, हमें ये बताइएगा कि जो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत अहम होती हैं, पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वो ब्लैक हो जाती हैं, वो मिलती नहीं है, मिले तो ज़्यादा पैसे दे के देनी पड़ती है। ये मामलात कब सेटल होंगे? और दूसरा, आपके ख्याल में बरामदात को मज़ीद बढ़ाने के लिए हुकूमत और ड्रैप को कौन से ऐसे इस्लाहात और इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखें, जो मसनूई किल्लत जो है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनियां सिर्फ उसके पैसे जो है ना इजाफा करने के लिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन हैं एंटी कैंसर और कुछ मतलब कि 95% प्राइस डी कंट्रोल है, जो 5% या 3% जो कंट्रोल हो रही हैं उन पे भी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाता है और गवर्नमेंट एक्शन लेने के बजाय, क्योंकि अवेलेबिलिटी कराना गवर्नमेंट का काम है। और जो मेडिकल डिवाइस में अभी जो नए सॉफ्टवेयर जो ड्रैप में आए हैं उससे ऑनलाइन कुछ चीज़ें बेहतरी तो हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि अब जो पहले लोगों ने जमा कराई हुई हैं फाइल्स वो 6-6 महीनों से रुल रहे हैं। अब कहते हैं आए रोज सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं, अब ये है कल दूसरा है कल तीसरा है, तो भाई नाक की लकीरें निकलवा रही हैं लोगों से। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकल और इंपोर्टर्स जो हैं दोनों अभी भी जलील हो रहे हैं। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन तो लिया था, इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है और अद्वियात की कीमतें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नुरमार साहब, माज़रत खाएं आपसे, वक्त हमारे पास बहुत कम है। दोबारा जो है ना ये जो टॉपिक है इस पर लगता है डिटेल में बात करनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बसंत मनाई जा रही है लाहौर में और लोग खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इस बसंत को महफूज बसंत का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके हवाले से सिक्योरिटी के क्या खास इंतजाम किए गए हैं,
और इसको किस तरह से सिक्योरिटी के तमाम मामलात को तरतीब दिया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शराज हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल कामरान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। लाहौर में बसंत के दौरान हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और कीमियाई डोर का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के बहुत से गैर मामूली वाक़यात सामने आते हैं। इन पर रोकथाम करने के लिए और इन वाक़यात से बचने के लिए पुलिस ने क्या ख़ास इंतजामात किए हैं? को रोकने के लिए अभी से डीवेपनाइजेशन कैंपेन शुरू है। जो पुराने हॉटस्पॉट्स और वो इलाकों और वो लोग जो इस क्राइम में मुलविस रहे हैं उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स हम पहले से लेंगे और उन पे वो रेडार में भी होंगे। इन एरियाज़ में ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी होगा, हमारे दीगर इदारे भी हमारी मदद कर रहे होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ कहीं पे भी रिपोर्ट हुई उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसके साथ साथ ये हवाई फायरिंग के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो रोकनी हैं उसके ऊपर जो हमारी पुलिस है वो इस पे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी करेगी उन जगहों पे जहाँ से कोई इलीगल चीज़ें, मिसाल के तौर पे आपकी धाती डोर है या चरखी है, उसके ऊपर जो हम एक्शन अभी से कर रहे हैं उसकी ट्रांसपोर्ट, उसकी इस वक्त सेल परचेज़ वो सारी बंद है और वो हम इंशाल्लाह उस पर क्रैकडाउन उसी तरह रखेंगे। 6, 7, 8 तक ये जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया जो परमिसिबल है, उसके अलावा इसके ऊपर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस हमारा बात अभी से किए जा रहे हैं। फैसल साहब, हमें ये बताइएगा कि बसंत के दौरान जराइम, डकैती और तशद्दुद रोकने के लिए शहर भर में क्या इंतजामात किए गए हैं? पिछले 2 सालों का अगर आप डेटा देखें तो ईद की जो शॉपिंग के दिन है ख़ास तौर पे उसमें हमारा क्राइम मिनिमम रहा। उसके लिए सिक्योरिटी प्लान पहले से बनता है, उसके लिए हॉटस्पॉट्स पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके लिए क्रिमिनल्स पे और टारगेट ऑफेंडर्स पे एक्शन पहले से हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 2 सालों की दोनों ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के ऊपर आप देखेंगे कि क्राइम मिनिमम था, क्योंकि उसका हर वो जगह पे डिप्लॉयमेंट होगी जहाँ पे पब्लिक ने निकलना है। हर शॉपिंग सेंटर के ऊपर हम सिक्योरिटी प्लान पूरा डिवाइस करते हैं बिफोर टाइम। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपकी ईद पे जो ये एप्रीहेंशन है कि कोई क्राइम बढ़ जाएगा तो इंशाल्लाह ये पिछले साल से भी कम और हमारी बेहतर सिचुएशन होगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा फैसल कामरान साहब। अली शराज, आपकी जानिब आऊँगी। हमने ये इल्म हुआ है कि 3 दिन जो बसंत के होंगे उनमें फ्री ट्रांसपोर्ट दी जा रही है लाहौर के शहरियों के लिए, तो ये किस तरह से होगा? पहले रिक्शास की बात की जा रही थी, अब ये भी कहा जा रहा है कि टैक्सीज में भी फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। तो ये तमाम तर इंतजामात किस तरह से किए जाएंगे? इकदामात जो हैं वो इस पर हो गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? बहुत शुक्रिया शहरबानो अवान। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि जो 6, 7 और 8 फरवरी है जिसमें बसंत का ऐलान किया है, पंजाब हुकूमत इसको हर तरीके से महफूज बनाने के लिए तमाम वो इकदाम कर रही है जिससे लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ा इशू मोटरसाइकिल सवार का आता है, क्योंकि उसमें डोर फिरने के खतरात बढ़ते हैं, क्योंकि अब रॉड भी लगेगा। लेकिन उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है उसने बड़ा फैसला किया है कि लाहौर के अंदर 10,000 रिक्शे जो इन ड्राइव और येंगो पर रजिस्टर्ड हैं, जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्री कर दिया जाए। और ये तीनों दिन जो है ये रिक्शे जो है सवारियों को मुफ्त सफर कराएं ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल को बाहर निकालें। इसी हवाले से 10,000 जो इन दोनों कंपनियों के पास रिक्शे हैं उनको फ्री चलाने का जो है वो फैसला जो है वो कर लिया गया है। इनके साथ शराइत ये तय की जा रही हैं, क्योंकि जिसने रिक्शा चलाना है उसका फ्यूल भी लगना है, उसकी दिहाड़ी भी खराब होनी है। तो उसके लिए प्रपोजल ये बनाया गया है कि इन तमाम रिक्शों के ऊपर जो है ब्रांडिंग की जाएगी। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी और तमाम बड़ी कंपनीज इसके ऊपर ब्रांडिंग करेंगी और उस ब्रांडिंग के जो अखराजात हैं वो उनसे नहीं लिए जाएंगे। उनसे ये कंपनियां जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, जो लोगों को सहूलत दे रही होंगी, सफरी सहूलत दे रही होंगी, उनके जो पैसे बनेंगे वो वहां पर जो जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है वो पैसे वहां पर वो पे करेंगे, ताकि वो ना ही रिक्शे वाले का नुकसान हो ना ही इन कंपनियों का नुकसान हो और लोग मैक्सिमम जो सफर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर सकें, जिसमें रिक्शा जो है सबसे जरूरी होता है। क्योंकि बस सर्विस का तो पहले ही ऐलान किया है गवर्नमेंट ने कि बस सर्विस जो है ये फ्री होगी और इसके क्योंकि रूट का तयन है और वहां पर लोग जो है वो सफर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बस सर्विस नहीं जाती, क्योंकि हमारे पूरे लाहौर के अंदर बस सर्विस का जाल पूरा नहीं बिछा हुआ, जिसकी वजह से अब रिक्शों को भी जो है वो मुफ्त चलाने का जो है वो मंसूबा बनाया गया है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जामिया प्लान भी मुरतब कर लिया गया है ताकि लोग जो है वो रिक्शों पर सफर करें। और ये खाली ऐसे नहीं कि आप, क्योंकि मोबाइल के जरिए ये दोनों ऐप चलती हैं और यहाँ से क्लिक करके आप रिक्शे पे सफर करते हैं, ये आप अगर कहीं खड़े भी हों और वहां पे इन दोनों कंपनियों के रजिस्टर्ड रिक्शे अगर वहां पर हैं तो आप उस पर सवारी कर सकते हैं। ये पर किलोमीटर के हिसाब से जब इनका हिसाब बनेगा
तो येंगो और इन ड्राइव जो कंपनीज हैं वो उन रक्षे वालों को जो है वो पैसे पे करेंगे कि दिन में जितने भी किलोमीटर वो चली होगी सवारी और जिन जिन पैसेंजर्स को लेकर गई होगी उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे, और जो एडवर्टाइजमेंट इस रक्षे के ऊपर लगेगी उसके पैसे जो है उस रक्षा सवार को जो है वो दिए जाएंगे, ताकि उसकी भी इस फेस्टिवल के अंदर जो है वो खुशियां दुबाला हो और वो पैसे कमा सके। इसी तरह अगर बात की जाए, क्योंकि जोन बनाए गए हैं और जोन के अंदर रेड, ग्रीन और येलो जो है वो जोन डिक्लेयर किए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर बैन होगी, जहां पर मोटरसाइकिल नहीं चल सकेगी। तो वहां पर लोगों को आने जाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल्स होती हैं जिसमें वो अपनी फैमिलीज को लेकर निकलते हैं, तो उनके लिए ये फैसला किया गया है कि रक्षों को भी जो है वो 3 दिन के लिए फ्री किया जाए। और ये ठीक है, अली शराज हमारे साथ ही रहेगा। फैसल साहब, क्या बसंत के दौरान जो लाहौर के दाखिली इलाके हैं उन पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या खास इकदाम किए गए हैं? ट्रैफिक के लिए 100 ट्रैफिक के कैंप्स लग रहे हैं, जो रोड सेफ्टी कैंप्स हैं। वो शहर के अंदर आने वाले रास्तों के ऊपर, शहर से जितने भी रास्ते लाहौर के अंदर आ रहे हैं उन पॉइंट्स पे, और उसके अलावा 100 ऐसे टोटल ये पॉइंट्स हैं जिन पे आपको मिलेंगे फ्री सेफ्टी वायर्स भी आपको वो लगा के, ताकि आप लाहौर में एंटर हों। जितने लाहौर के अंदर मूवमेंट है उस पे हेलमेट की पाबंदी और सेफ्टी वायर्स की पाबंदी होगी। और हम ये कोशिश करेंगे जो हमारे रेड जोन है या जो सबसे ज़्यादा काइट फ्लाइंग है या एरियाज़ अराउंड काइट फ्लाइंग एरियाज़, वहाँ पे कोई किसी की डोर फिरने से कोई ऐसा हादसा ना हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारी टीम्स फील्ड में मौजूद होंगी, मॉनिटर कर रही। फैसल साहब, लाहौर में जो नए जोन्स बनाए गए हैं, 3 जोन्स में मुख्तस किया गया लाहौर को, वहाँ किस किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं? सर, ये जो जोन्स हैं ये पुलिस ने अपने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक बनाए हैं। लाहौर के वो इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा काइट फ्लाइंग होगी, जहाँ बहुत रश होता है, जैसे वॉल्ड सिटी है, जैसे शहर के इलाके, वो उसको हमने डेजिग्नेट कर दिया अपनी आसानी के लिए रेड जोन में। उसके बाद जहाँ इससे थोड़ी सी कम पतंगबाजी है वो येलो, और वो एरियाज़ जहाँ पे पतंगबाजी ना होने के बराबर होती है वो ग्रीन जोन में आ गए। ये है पुलिस के सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक। जो फर्स्ट रेड और येलो है, इसके अंदर तो 100% इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है 100% कि कोई ऐसा बाइक सवार जिसने सेफ्टी वायर नहीं लगाई हुई, हेलमेट नहीं पहना हुआ, उस एरिया में एंटर ना हो। तो उसके लिए रोड सेफ्टी कैंप्स पे आपको सेफ्टी वायर्स भी मिलेंगी, उसको हम इंश्योर करेंगे। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करें, वो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट अरेंज कर रही है। उसके अलावा वहाँ पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग है। 167 वेंटेज पॉइंट्स ऐसे हमने बनाए जहाँ पे हमारे पुलिस वाले डिप्लॉयड होंगे और उनको सारा एरिया नज़र आ रहा होगा, प्लस ड्रोन से फुटेजेस भी आ रही होंगी कि कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसी बैंड आइटम इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उसके ऊपर हम चेक रखेंगे। अली शराज हमारे साथ मौजूद, और हमारे साथ मौजूद थे DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब। इस सारे मामले में गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान और दुनिया भर की ताज़ा खबरों, सब्जियों और हक़ाइक़ पर मबनी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।